हेलो स्टूडेंट, हम सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है अपना वो कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है, आउटर कवरिंग होगी किस में, एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल में बात करें, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर आउटर कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल, और इनर टू सेल वॉल क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये आउटर कवरिंग है, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था, जो कि अब तक का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया है। और अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 2 लेयर किसकी हैं, मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 मेन कंपोनेंट से बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। और जो फॉस्फोलिपिड होती हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होती हैं, मतलब बाई लेयर होगी। और उसके अलावा प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होंगे, वो भी 2 टाइप के प्रोटीन्स हमने डिस्कस किए थे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड वाला पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वेरेस जो टेल वाला पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, वो वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए फोबिया मतलब डर, एक तरह से फियर। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जो हेड होते हैं वो एक दूसरे के अवे होते हैं, लेकिन टेल जो होती है वो टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ होंगी। अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह से होगी। अगर एक लेयर में इस तरह से अरेंज है तो दूसरी लेयर में इस तरह से अरेंज होगा, तो ये वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बनाते हैं। और इन्हीं लेयर के बीच में, या तो बीच में होंगे या इनके ऊपर जो हेड वाला पार्ट है उनसे अटैच्ड होते हैं प्रोटीन। अगर इनके हेड वाले पार्ट से प्रोटीन अटैच्ड हैं तो उन प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको निकालना, इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी रहता है। लेकिन जो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है या तो वो कंप्लीटली इम्बेडेड होते हैं या पार्शली इम्बेडेड होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनका नाम होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, फ्लूइड है, और ये जो फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से है, ये जो लिपिड्स हैं इनकी वजह से है। तो इसके अलावा प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के अलावा 2 और कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, जो कि था ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स था, और कोलेस्ट्रॉल था। कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वेरेस जो कुछ छोटी छोटी सी कार्बोहाइड्रेट की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, या तो वो प्रोटीन से अटैच्ड होंगी या वो लिपिड से अटैच्ड होंगी। तो अगर वो प्रोटीन से अटैच्ड है तो हम उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इन सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन। एक सेल दूसरे सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उन्हीं की हेल्प से करेगा। उसके अलावा जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट की वो चेन जो किससे अटैच्ड है, लिपिड से अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और इनका काम होता है, ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। तो ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसको अभी हमने रिवाइज किया है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो वही ट्रांसपोर्टेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये 2 टाइप के होंगे इसके अक्रॉस, एक होगा एक्टिव, दूसरा होगा पैसिव। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, फिर उन टाइप्स के एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट हम 2 टाइप का है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहां पर अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। whereas in passive transport energy is not required। बात ये आती है, अब हमें ये भी समझना है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो मूव करेगा वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेगा। जब भी कोई सब्सटेंस अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टेयर्स हैं, अगर हम उस पर ऊपर की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाना है, तो हमें
हम कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ, एनर्जी की। वेयर एज जब हम 5th से 1st फ्लोर पर आएंगे तो हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो सेम एक्टिव में भी यही होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस के और इधर 100 है, हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वेरएस अगर हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो है 100 स्टूडेंट्स की, कि 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, लेकिन हमें 50 स्टूडेंट्स और अंदर पहुँचाना है, तो हम कैसे करेंगे, उनको धक्का मारेंगे। जो 50 स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अंदर पहले से जो 100 है उनको धक्का मारेंगे और अपने लिए स्पेस को क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे क्या लग रहा है, एक पुश लग रहा है, एक एनर्जी लग रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर रूम के अंदर 100 है और बाहर से 5 हैं, तो अंदर वाले जो स्टूडेंट है वो इजीली क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक्टिव में ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो सब्सटेंस है वो कहाँ, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पर जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो डिफरेंस है। मैं एक तरफ बोल रही हूँ ए साइड में 5 मॉलिक्यूल है, बी साइड में 100 है, तो मुझे ए साइड से बी साइड में ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे 500 है ए साइड में, बी साइड में कितने हैं, 100, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या है, एक डिफरेंस, एक ग्रेडियंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट भेज रहे हैं, मतलब ए से बी साइड में भेज रहे हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। लेकिन अगर हम पैसिव में देखें तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, movement is along the concentration gradient, यहाँ पर along हो रहा है, जैसे यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इन ये दोनों तरफ क्या है, डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन की, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसलिए यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें एक्टिव में, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, और अगर हम पैसिव में बात करें तो पैसिव में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये 3 मेनली हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चलते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिफ्यूजन का सिंपली मतलब क्या है कि मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन, जिधर वो ज़्यादा हैं वो वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, सेल में बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो सेल के बाहर से O2 डिफ्यूज़ होके कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। वेयर एज सेम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा, तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो डिफ्यूजन सिंपली हमको ये याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और वो जब तक मूव करेगा जब तक दोनों तरफ एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट नहीं हो जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बात ये आती है कि डिफ्यूजन का एप्लीकेशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला जो अभी हमने डिस्कस करा है कि क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, जो एक्सेस वाटर है उसका लॉस होना एरियल पार्ट से, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा, क्योंकि वो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो उनकी जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो अपनी क्या कर रहे हैं,
उस एनर्जी को यूज करके वो मूव कर रहे हैं, वही एनर्जी क्या करवा रही है, उनको मूव करवा रही है। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें तो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे घर में जब खाना बनता है तो जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में होती है, उसको हम आराम से स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही खाना ठंडा होता है उसकी स्मेल क्या होती है, कम। तो टेम्परेचर ज़्यादा था, जब खाना गर्म था तो क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो डिफ्यूजन ज़्यादा रेट पे हुआ। लेकिन जैसे ही खाना ठंडा हुआ तो टेम्परेचर क्या, खाना ठंडा हुआ मतलब टेम्परेचर कम हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रूम है और एक रूम के एक कॉर्नर पे अगर हम स्प्रे करते हैं कोई डिओड्रेंट परफ्यूम, अगर हम स्प्रे करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे क्या होगा, अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, सब जगह स्प्रेड होने लगेगा। कहाँ स्प्रेड होगा, जहाँ उसका अमाउंट क्या है, कम है। तो वो क्या कर रहा है, अपने हाई अमाउंट से कहाँ जा रहा है, अपने लो अमाउंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर मैंने कुछ स्प्रे किया परफ्यूम, ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर तक तो आराम से स्प्रेड होगा, सेकंड तक हो सकता है वो आ जाए, लेकिन जैसे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ जाएंगे हमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता गया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता गई, कम। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ए साइड में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन बी साइड में जो है 100 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ से डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पर अमाउंट क्या है, ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इधर दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, इधर 100 इधर 2 है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो है 72 हो गए या 80 हो गया, तो अब क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, कम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, मेनली ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन ये किसका डिफ्यूजन है, ये है वाटर का। मेनली ये किसका डिफ्यूजन है, वाटर। यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है, कहाँ पर, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लो कॉन्सेंट्रेशन क्या मूव कर रहा है, वाटर, कहाँ से, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ऑस्मोसिस, पहली चीज़ जो हमें ऑस्मोसिस के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर। किसका मूवमेंट है ये, वाटर का मूवमेंट है। कहाँ से हो रहा है वाटर का मूवमेंट, हाई टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अक्रॉस, किसके अक्रॉस हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कब तक होगा, जब तक दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो जाता, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट नहीं हो जाता। तो ये तो सिंपल है समझना। लेकिन अब एक डेफिनेशन और हम इसकी सीखते हैं, वो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solution to high concentration of solution across semi-permeable membrane till it reaches equilibrium। तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि अभी तो हमने पढ़ा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और अभी हम लिख रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये कैसे, जब लो से अगर हाई की तरफ हो रहा है तो ये इसमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको किस में, डिफ्यूजन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
यहाँ पर भी हम बात वही कर रहे हैं कि वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि अभी हमने यहाँ पे किसके रेफरेंस में बात की है, सोल्यूशन। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो वाटर। हमें ये बहुत ध्यान से समझना है कि वाटर का मूवमेंट होगा उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के रेफरेंस में, जब हम बात करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट क्या है, कम, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे हमने ये ले लिया है एक बीकर, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया है और इसको सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे समझने के लिए, हम कैसे अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि इधर जो है ये वाटर है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है, 500 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम हम इधर भी यही मान के चल रहे हैं कि इधर भी कितने हैं, 500 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम लेबल कर देते हैं एज ए और इसको हम लेबल कर देते हैं एज बी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, वाटर इक्वल अमाउंट में, अभी सिर्फ वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस साइड में हमने ऐड कर दिए, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे लिख लेते हैं 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल। कितना ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हमने इस वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन। क्योंकि मेनली अगर हम सोल्यूशन को देखें तो सोल्यूशन क्या है, किससे मिलके बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, और सोल्यूट हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सॉल्ट, शुगर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल ऐड कर दिए और यहाँ हमने कर दिए 200 सॉल्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये भी सोल्यूशन बन गया, एक ये भी सोल्यूशन बन गया। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 500 में हमने कितना ऐड किया, 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो हमारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे, 100 सॉल्ट किसके साथ बाइंड हो गए, 100 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए यहाँ पर, 400 फ्री वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर, और यहाँ पर कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल हो गए, 300 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अगर अब मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पे 300 फ्री है और यहाँ पे 400 है, तो किस साइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ए साइड में या बी साइड में? ऑब्वियसली कहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ए साइड में। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर का मूवमेंट होगा उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं बोलूँ वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब ए से कहाँ हो रहा है, बी के साइड, ठीक है। वाटर के सेंस में तो हम समझ गए, लेकिन अब हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया था तो ये क्या बन गए, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। अब मैं बोल रही हूँ सोल्यूशन ए जहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को हम बोल सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक। जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, बी के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर वाटर, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, कम, तो इसको हम बोलेंगे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में क्या है, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। या हम जहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन को हाइपर टॉनिक। क्या बोलेंगे हम उसको, हाइपरटॉनिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर सोल्यूशन की, यहाँ पे सोल्यूशन की क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया, क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये हम सोल्यूशन के सेंस में बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, लो से हाई। ऑब्वियसली लो कॉन्सेंट्रेशन, जो लो कॉन्सेंट्रेटेड होगा सोल्यूशन या जो हाइपोटोनिक होगा सोल्यूशन, उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा।
सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसी भी सोल्यूशन की जो टोनिसिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो किसकी वजह से है, उसमें जो ऐड सल्यूट है उसकी वजह से है। ठीक है, तो जिस सोल्यूशन में सल्यूट कम होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, और जिस सोल्यूशन में सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। तो यही हो गया कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेट, लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। या सिंपल अगर हमें याद रखना है तो हमें ये याद रखना है एज अ थंब रूल कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपर। वाटर का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो 3 डेफिनेशन हमने यहाँ पर सीखी है। पहली, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स या फ्रॉम देयर लो कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, पहला। सेकेंड डेफिनेशन क्या सीखी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम low concentration of solution to high concentration of solution across semi permeable membrane till it reaches equilibrium। third definition क्या होगी, movement of वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बात वही है कि मूवमेंट तो किसका होगा, वाटर का होगा, और उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से होगा, चाहे हम सोल्यूशन के टर्म्स में बोलें, चाहे हम इसको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक की टर्म्स में बोलें। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक टाइप का डिफ्यूजन है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। जब हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़ रहे थे तो सिंपल फ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो एक लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है, एक ओपन सिस्टम में भी, एक सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड ट्रांसपोर्ट आता है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन ही है। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा, लेकिन उसको कोई और हेल्प करेगा, कोई और ऐसा एजेंट होगा या ऐसा हम ये बोल सकते हैं ऐसा कैरियर होगा जो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कोई ए मॉलिक्यूल है, इसको कहाँ आना है, अंदर। ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड है और इनर साइड है, किसी ए मॉलिक्यूल को अंदर आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर हमने ये ज़्यादा शो किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कम है। तो ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही आएगा, लेकिन ये कब आएगा, जब इसकी कोई और ऐसा कैरियर होगा जो इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ये किसकी हेल्प से आ रहा है, कोई बी होगा जो क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा और इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, अंदर की तरफ। ठीक है तो डिफ्यूजन, वो मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही आ रहा है, लेकिन किसी कैरियर की हेल्प से आ रहा है। कोई ऐसा कैरियर है जो इसके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो बी है ये क्या है, ये प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पढ़े थे वही क्या कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये है 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस और थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तीनों है जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तीनों में ही कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है। डिफ्यूजन में सिंपल वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ऑस्मोसिस मेनली यहाँ पे भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो पे ही मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑस्मोसिस जो है वो मेनली किसका डिफ्यूजन होगा, वाटर का डिफ्यूजन होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन था क्या था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही आएगा, लेकिन किसी कैरियर की हेल्प से आएगा। कोई कैरियर होगा जो उसके मूवमेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसका मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, ये तो था पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बल्क ट्रांसपोर्ट, कि अगर कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। उसके अलावा जो अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में हमने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी देखें। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम इन सोल्यूशन में अलग अलग सेल को प्लेस करेंगे तो उन पर इसका क्या इफेक्ट होगा, सेल पर क्या इफेक्ट होगा इन सोल्यूशन का। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।